बलूचिस्तान में लाशें ही लाशें मौजूद हैं। क्या हकीकत है? माहरंग बलोच को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया? अब क्या वहां सूरत हाल है और ये लाशों की सियासत में क्या मामलात हो रहे हैं? और ये इंडियन मीडिया किस तरीके से इसे प्रोपगेट कर रहा है, इस पर बात हम करेंगे जरा से बहुत अहम नुकात पर। इससे पहले कि मैं आपको बिल्कुल ताजा सूरत हाल बताऊं कि इस वक्त कोयटा किस तरीके से जल रहा है या फिर कोयटा में इस वक्त सूरत हाल क्या मौजूद है, पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त क्या देखा और क्या सुना जा रहा है, असल हकाइक क्या है और असल मालूमात क्या है, ये सारी तफसीलात हम आपको बताएं। या फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि चंद लोग इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से खेल रहे हैं और असल हकाइक बयान करने की बजाय मामला को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, पे दर पे वाकयात की असल हकीकत, असल मालूमात क्या है, ये सारी सूरत हाल हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए मैं एक गुफ्तगू को शुरू करने से पहले और इससे पहले कि मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने का कहूं, एक बहुत अहम नुक्ते पर बात करना चाहता हूं और वो है एक बड़ा मशहूर बुल्ले शाह का एक शेर है कि जब कांच उठाने पड़ जाएं, जब कांच उठाने पड़ जाएं तुम हाथ हमारे ले जाना। यानी कि जब हालात की संगीनी इस हद तक बढ़ जाए कि जब सच कहना ही मुश्किल हो, जब हक कहना ही मुश्किल हो, तो उसी वक्त अगर हाथ बंद कर दिए जाएं तो फिर समझिए क्या होता है। यानी कि जब कांच उठाने पड़ जाएं तुम हाथ हमारे ले जाना, तो हाथ मत हमारे ले जाइए ताकि हम बात भी कर सकें और गुफ्तगू भी कर सकें और असल हकाइक भी बता सकें। इससे पहले कि हम मज़ीद तफसीलात आपको बताएं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। 11 मार्च वो तारीख का वो तारीखी दिन था कि जब जाफर एक्सप्रेस को रोका गया और जाफर एक्सप्रेस को रोकने के बाद वहां पर दहशतगर्दी का वाकया रोनुमा हुआ। हमने हमेशा एक बात कही कि हम हमेशा पुरअमन सियासी जिद्दोजहद के हिमायती रहें और हमेशा रहेंगे, और हमने इसकी कभी भी मुखालफत नहीं की, चाहे कोई भी मामलात हों, चाहे लापता कर दिया जाए ना किया जाए, लेकिन हमने हमेशा इसकी हिमायत की। लेकिन तशद्दुद की हमने कभी भी हिमायत नहीं की, चाहे वो किसी की तरफ से किसी भी शक्ल में किसी भी सूरत में हो, चाहे वो स्टेट की तरफ से हो, चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से हो, चाहे किसी भी ग्रुप से हो। लेकिन हुआ क्या, 11 मार्च के जब वाकयात रोनुमा हुए उसके बाद से कोयटा के अंदर या पूरे बलूचिस्तान के अंदर खबरों का सिलसिला थम नहीं पाया और खबरें हैं कि वो मुसलसल बढ़ती ही जा रही हैं। सबसे पहले वाकये को देखते हैं कि 11 मार्च वाले दिन जब वाकयात रोनुमा हुए उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसके मुताबिक वहाँ पर तकरीबन 26 अफराद जहाँ बाक हुए या जिन्हें शहीद किया गया, और उसके मुकाबले में स्टेट का यानी कि रियासत का ये मौक़िफ़ आया कि करीबन 16 के करीब दहशतगर्द वहाँ पर जान से गए। अब जब ये दो सूरत हाल सामने आई तो उसके बाद एक अजीब से वाकयात रोनुमा हुए। इस वाक़े के यानी 11 तारीख के वाक़े के बाद 14 और 15 तारीख को ये खबर आना शुरू हुई कि तकरीबन 23 के करीब जो वहाँ पर लोग मारे गए उनकी लाशें आई हैं सिविल हॉस्पिटल कोयटा के अंदर। ये बात एकदम से तेज़ी के साथ अफवाह के तौर पर फैलना शुरू हुई और उसमें एक अफवाह ये फैलना शुरू हुई साथ साथ कि ये जो 23 अफराद हैं दर हकीकत ये उस जगह नहीं मारे गए, बल्कि ये वो लापता अफराद थे कि जिन्हें बाद में एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग की गई। ये अफवाह गर्दिश करना शुरू हुई। जब ये अफवाह गर्दिश करना शुरू हुई तो सैकड़ों लोग सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए, मगर असल हकीकत जब वहाँ पर ये मालूम होती है कि 23 के करीब जो अफराद वहाँ पर आए उसमें से जो लोग वहाँ पर उसमें जो दहशतगर्दों ने जिन्हें मारा था और जिन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था वो उनकी लाशें वहाँ पर पहुँची, जिसमें से 5 अफराद ऐसे थे कि जिन पर शुबा था कि ये दहशतगर्द हैं। हुआ ये और कि उसमें से उस वक्त जो मिसिंग पर्सन्स की जो कमेटी है उसने ये कहा कि ये जो 5 अफराद है ये दर हकीकत मिसिंग अफराद हैं और उनकी लाशों का मुतालबा किया जाने लगा। ये मामला इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया और क्योंकि ख़बरों पर और उसकी जिस तरह मैंने कहा ना कि जब कांच उठाने पड़ जाएं तो तुम हाथ हमारे ले जाना, तो वही सवाल था कि जब असल हकाइक बताने की सूरत हाल आती है तो फिर हम
बंद होते। अब हुआ ये कि वहां पर मजमा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन 5 अफराद की लाश को, बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि 5 अफराद की लाश को वो मुजाहिरीन साथ लेकर चले गए। अब उसके बाद इंतज़ामिया इस बारे में कहने लगी कि जनाब इन 5 अफराद की लाशें दी जाएं। उसी दौरान तकरीबन 17 तारीख को एक खबर आती है। खबर ये आती है कि कोयटा का एक इलाका जहां पर एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है कासी कब्रिस्तान, उस कासी कब्रिस्तान में 13 अफराद को की तदफीन की गई है। इब्तदाई तौर पर एक वीडियो वायरल होना शुरू होती है और उस वीडियो में कहा जाता है कि जनाब ये 13 अफराद को यहाँ पर कुछ बॉक्सेस के अंदर, यानी कि जो होते हैं उसके अंदर यहाँ पर इनकी तदफीन की गई है। जब ये 13 अफराद की खबर चलना शुरू होती है तो ये बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो होना शुरू हो जाती है। उसके बाद कोयटा में मुजाहिरों का सिलसिला शुरू होता है और मिसिंग पर्सन के हवाले से और बलोच यकजहती कमेटी, जिसे BYC कहा जाता है, उसके तहत एक मुजाहिरे का अनाउंसमेंट होता है और जो ये कहते हैं, धरना देते हैं कि जनाब ये जो 13 लोग मारे गए हैं या ये 13 लोगों को दफना गया है, ये दर हकीकत मिसिंग पर्सन है और हमें इनकी लाशें दी जाएं ताकि इनकी शनाख्त हो सके कि कहीं हमारे जानने वाले तो नहीं है। ये सूरत हाल माहौल को टेंस कर देती है, वहाँ पर सूरत हाल ज़्यादा इंटेंसिव हो जाती है और वज़ीर आला जो बलूचिस्तान के हैं सरफराज बुगटी साहब, वो ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि इस वक्त ये जो 13 लाशें हैं ये दर हकीकत उसी इलाके में ऑपरेशन के दौरान मारे गए लोगों की है और इसकी हमने तदफीन कर दी है। वो साथ साथ ये स्टेटमेंट देते हैं कि इसे हमने एदी वालों को दिया था, एदी वालों ने इस पर एक नंबर लगाते हैं और नंबर लगाने के बाद तदफीन की है। बाद में जब एदी के साथ रब्ता किया जाता है इन मिसिंग पर्सनस का, तो वो कहते हैं कि जनाब, और BBC ये कोट करता है कि एदी फाउंडेशन मना कर देता है कि इन लाशों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो वहाँ मुजाहिरीन बैठे होते हैं वो ये मुतालबा करते हैं कि ये 13 अफराद वो लोग नहीं हैं कि जिन्हें दहशत गर्दी के वाक़े में यानी 11 मार्च को जो मारे गए हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो मिसिंग थे। अब एक तरफ से हुकूमत का मौक़िफ़ आना शुरू होता है, एक तरफ से ये बलोच यकजहती कमेटी इसको मौक़िफ़ को देना शुरू कर देती है। अच्छा, दोनों तरफ से क्योंकि पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है और इसमें असल हकीकत या असल ख़बर का मवाद बहुत ज़्यादा कम आ पाता है, क्योंकि जो बलोच मिसिंग पर्सनस के जो सर्कल्स हैं वो अपनी ख़बर को अपने तौर पर उसको नशर करते हैं, अपने लूप्स में करते हैं, और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो दीगर ग्रुप्स हैं वो अपने तौर पर इसको करते हैं। तो दोनों एक दूसरे की मुखालफत में चलते हैं, इसलिए सच को जानना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आपको वाक़यात की तरतीब बताएं और वाक़यात की तरतीब के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि फिर वहाँ मामला हुआ क्या। उसके बाद बलोच मिसिंग पर्सन वाले 20 तारीख को इस बारे में प्रोटेस्ट का ऐलान करते हैं कि वो एहतजाज करेंगे और एहतजाज में वहाँ पर उनकी ज़ाहिर दोनों तरफ से वीडियोज़ और बयानात का सिलसिला शुरू हो जाता है। 21 तारीख को जब वो मार्च का ऐलान करते हैं तो सरियाब रोड कोयटा में ज़ाहिर बहुत ज़्यादा मशहूर है, वहाँ पर पुलिस और इन मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम होता है। जब पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम होता है तो उस तसादुम के नतीजे में 3 अफराद अपनी जान से जाते हैं। जब 3 अफराद जाते हैं तो उनकी लाशों को लेकर फिर अब मुजाहिरीन दोबारा से वहाँ पर बैठते हैं और अब धरना दे देते हैं, और इसी की कॉल पर यानी कि 21 तारीख को ये वाक़या रोनुमा होता है और 22 तारीख को स्ट्राइक की कॉल पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो BYC का ग्रुप है वो दे देता है। अच्छा, बलोच यकजहती का वहाँ पर देता है और महारंग बलोच उसी धरने के साथ वहाँ पर मौजूद होती है। तो सुबह 5:30 बजे के करीब यानी कि 22 तारीख को जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, सुबह 5:30 बजे महारंग बलोच में 17 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है या हिरासत में ले लिया जाता है। गिरफ्तार हो चुका है और उस वक्त ये बताया जाता है कि महारंग बलोच को वाकई में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बदअमनी फैलाने के खिलाफ उसके मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर इन्वायरमेंट और टेंस हो जाता है। वो जो 3 अफराद की लाशें रखकर वो जो धरना दिए हुए थे, उन तीनों अफराद की लाशों को वापस कर दिया जाता, जो जब वो मुजाहिरे से उनकी लाशों को ले लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में शाम के वक्त उन मुजाहिरीन को, वो जो लोग थे उनके लवाहिकीन को वो लाशें दे दी जाती है। अब सूरत हाल यह है कि एक तरफ इनकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ वहाँ बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट पाई जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर एक सख्त रद्दअमल की तरफ बात की जा रही है। जो महारंग बलोच के मुखालफत के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ख़ास तौर पर कुछ और जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये महारंग बलोच जो है वो बलोच मिसिंग पर्सनस पर गुफ्तगू कर रही है, लेकिन ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उस पर क्यों गुफ्तगू नहीं करती, उस पर क्यों बात नहीं करती है। दूसरी तरफ से महारंग बलोच का मौक़िफ़ यह है कि भाई हम हर तरह
की दहशतगर्दी की मुखालफत करते हैं। ये दोनों तरफ के स्टेटमेंट है, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब इस तरह की वॉर कंडीशन होती है तो इसमें पॉलिटिकल मूवमेंट को भी एक तरफ की तरफ धकेला जा रहा होता है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी सियासी जमातें और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आइन और कानून के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस होती हैं वो ये करती हैं कि उन्हें एक तरफ धकेलने की कोशिश करती है। एक तरफ जो है वो कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब महारंग बलोच जो है वो टोटल BLA के ख़िलाफ़ चली जाए, और BLA वाला ग्रुप ये चाहता है कि महारंग बलोच जो है वो टोटल इस्टेब्लिशमेंट के और रियासत के ख़िलाफ़ हो जाए। अच्छा, इस सूरत हाल में जो पॉलिटिकल मूवमेंट होती है वो अपने आप को कोशिश करती है कि किसी न किसी तौर पर बैलेंस कर सके, लेकिन नहीं हो पाता, और जब नहीं हो पाता तो हर कोई उसे धकेलने की कोशिश करता है। अच्छा, महारंग बलोच के हवाले से जो अभी इनकी गिरफ्तारी के बाद जो अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट आया कि जनाब ये महारंग बलोच को जो गिरफ्तारी है ये अभी भी समझने की ज़रूरत है, इस तरह के वाक़यात को ना किया जाए वरना हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। असल सवाल क्या है कि इस वक्त मैंने पहले आपसे कहा कि इस मामले को समझने और सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में आपको बुल्ले शाह का एक बड़ा मशहूर शेर बताया कि जब कांच उठाने पड़ जाएं, यानी कि जब इस तरह की सूरत हाल नौबत हो जाती है तो होता यह है कि इस वक्त मामलात को हल करने की बजाय बहुत सारे लोग इसमें फ्यूल डालने की कोशिश करते हैं, और वो फ्यूल इस हद तक डालते हैं, वो एक्सट्रीम पर जाकर फ्यूल डालने की कोशिश करते हैं। और उस सूरत हाल में वो लोग कि जो इस सारी सूरत हाल को समझते हुए ये रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई पॉलिटिकल वर्जन क्या आ जाएगा, इसमें सियासी रास्ता क्या निकल आएगा, इसमें किस तरीके से मामलात को हल किया जा सकता है, उन सब के हाथ जो हैं वो ले लिए जाते हैं और उनके हाथ को काट देता है। मतलब बात क्या है, ये दोनों तरफ की मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूँ। अब इस मामले का हल क्या है? इस मामले का हल मैंने आपको पहले भी कई बार कहा, हम बार बार इस बारे में कह रहे हैं कि इस मामले का हल हर सूरत हाल में आपको एक डायलॉग्स की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि दोनों तरफ एक्सट्रीम फोर्सेस होती हैं और वो कहती हैं जनाब हम डायलॉग्स नहीं करेंगे। एक तरफ से कहा जाता है हमारा खून, दूसरी तरफ से कहा जाता है हमारा खून। इस सारी सूरत हाल में हक और सच की तरफ निकलना और किसी मामले को, रास्ते को हल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। अच्छा, इस गंभीर सूरत हाल में इंडियन प्रोपेगेंडा या वो लोग के जो इस पूरी सूरत हाल को ज़्यादा वोलेटाइल करना चाहते हैं, ज़्यादा ख़राब करना चाहते हैं, उनकी मैं कुछ मिसालें देता हूँ। अब मैं आपको एक यूट्यूब का एक ग्रुप, एक पेज दिखाता हूँ। ये यूट्यूब का एक पेज है जो बेसिकली एक पठान भाई नाम का कोई बंदा चला रहा है इसे, सही। अच्छा, ये बिल्कुल इसने इंडियन परचम लगाया हुआ है, इंडिया का झंडा लगाया हुआ है, बेतहाशा व्यूवरशिप्स इसकी आ रही है। अब ये व्यूवरशिप्स क्यों आ रही है? अगर आप इस पूरे को देखिए तो ये सिर्फ एक ही काम करता है कि ये पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सिर्फ बोलता है। जैसे इसको हॉट इशू मिल गया है बलूचिस्तान, और अब वो बलूचिस्तान पे वो एक हमारे यहाँ पर एक फैशन हो जाता है ना कि जनाब बस बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, लेकिन इसको हकीकत का कुछ भी ना मालूम हो। ये लोग प्रोपगेट करते हैं, ये गालम गलोच से लेकर तमाम बातों का आगाज़ करते हैं, और ये 2-2 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख व्यूज़ की तरफ ये लोग चले जाते हैं। ये लोग चीज़ों को वोलेटाइल करते हैं क्योंकि एक्सट्रीम की तरफ लेकर जाना। और ये देखिए एक इंडियन ग्रुप है, ये इसमें झंडा भी इंडिया का बना हुआ है, सब कुछ इंडिया का बना हुआ है। ये करते क्या है कि ये सिचुएशन को वोलेटाइल करते हैं। जब ये वोलेटाइल करते हैं, ज़्यादा खतरनाक लेने की तरफ जाते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं इस तरीके का। ये हकीकत, इनका ताल्लुक सहाफ़त से नहीं होता, ये ना सहाफ़ी हैं ना कुछ, ये प्रोपेगेंडा, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये इन्फ्लुएंस डालते हैं। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक इस पूरी सूरत हाल में फ्यूलिंग का काम बहुत ज़्यादा ऐसे लोग कर रहे हैं कि जिनका ताल्लुक बरह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इंडिया से। अब इसका फ़ायदा या इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जो इंडिजीनियस कोई भी पॉलिटिकल मूव होती है, किस तरह की भी मूव होती है, उस पर ये लोग अपना लेबल चिपकाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब ऐसा हुआ है। दूसरी तरफ से भी इस तरह के इल्ज़ाम आयद होते हैं। मैम ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि इस वक्त बलूचिस्तान के मामले में एक बहुत अहम बात ज़रूरी है कि मैंने ये कहा था कि बंदूक और हाथ के दरमियान फ़ासला होना चाहिए। जब बंदूक और हाथ के दरमियान का फ़ासला ख़त्म हो जाता है तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब बंदूक में हाथ और बंदूक और हाथ का फासले से मुराद क्या होती है? मुराद ये होती है कि जब कभी भी कहीं पॉलिटिकल मूवमेंट हो रही होती है तो उसमें वो जो हाथ होता है वो अवाम होती है, और ये जो बंदूक है ये दहशतगर्दी होती है। जब कभी भी अवाम के और इनके दरमियान का फासला, और ये फासला कैसे ख़त्म हो सकता है? ये फासला ख़त्म हो सकता है कि जब आप किसी प्रोसेस का आगाज़ करते हैं, जब आप किसी प्रोसेस में बैठते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, अवाम को हम किस तरीके से सारे मामला से दूर करते जाएं, और फिर ये जो दहशतगर्दी है इससे हम कैसे जाए। जब कभी भी कोई भी दहशतगर्द कार्रवाई जो है
वो अगर अवाम में अगर पजीराई ना हासिल कर सके और अवाम में अगर मशहूर ना हो तो उसका कायम रहना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान फासला कम हो जाए तो फासला कम होने के बाद ज़ाहिर है दहशतगर्दी ज़्यादा पनपना शुरू होती है और फिर इसको सियासी फ्यूलिंग मिलना शुरू होती है। ये जो सियासी फ्यूलिंग होती है ये इसी तरह के इंसिडेंट्स होते हैं कि यानी कि मिसाल के तौर पर जाफ़र एक्सप्रेस का जो है वो एक इंसिडेंट होता है, वो यकीनी तौर पर दहशतगर्दी होती है, उसकी सब मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके बाद उसके फिर बटरफ्लाई इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं और उससे पॉलिटिकल सिनेरियो बदल कर रह जाता है। यानी कि कहाँ मामला चल रहा था वहाँ पर लोगों को ये पूरी जाफ़र एक्सप्रेस को अगवा करने का, और अब मामला चल कर आ चुका है लाशों पर। और लाशों का मतलब यह है कि जनाब ये लाश आखिर है किसकी। सही तौर पर हैंडलिंग या सही तौर पर उसको पॉलिटिकल हैंडलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब पॉलिटिकली फ्यूल मिलना किसी चीज़ को शुरू हो जाता है तो फिर वो बंदूक और हाथ का फासला जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब मामले का हल क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं कि जो सियासत को समझते हैं, जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक चलना शुरू होते हैं और उसके मुताबिक वो गुफ्तगू भी हो सकती है और उनसे बात भी हो सकती है और उनसे मसले का हल भी निकाला जा सकता है। लेकिन जब हम उन्हें आइसोलेट करना शुरू करते हैं तो फिर वो अपना वज़न किसी और तरफ जाना शुरू कर देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर माइंड होता है, वो फिर आपके तरफ आना शुरू नहीं करते और जो पॉपुलर प्रोपेगेंडा होता है वो उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से अब जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा जो कि इस्लामाबाद और कुछ लाहौर के कुछ मैंने सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुनी, वो ये कहते हैं कि जनाब ये है कितने 10,000 5,000 15,000 लोग हैं जो इनके साफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, हमने हमेशा ये कहा कि जो लोग दहशतगर्दी करते हैं, जो लोग असला उठाते हैं, खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस को पॉलिटिकल नेगोशिएशन से ही करना चाहिए। आपका इंतहाई दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन जब हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं तो उससे कोई ना कोई हल निकलता है और हल ही उसी सूरत में निकल सकता है कि जब पॉलिटिकल नेगोशिएट किया जाए। दहशतगर्दों के साथ मामला एक अलग तरीक़ेकार है, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसे जितना हम डिरेल करते रहेंगे, जितना हम उसे ख़त्म करते रहेंगे, उतना ही बंदूक और हाथ का फासला कम होता जाएगा। बंदूक और हाथ के फासले को बढ़ाने के लिए अशद ज़रूरत इस बात की होती है कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, हर मामले को उसी तरीके से हल किया जाए। देखिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत है, चाहे वो फॉर्म 47 की हो, फॉर्म 42 की हो, किसी भी तौर पर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये अभी का नया फिनोमिना नहीं है। कुछ लोग इसको सरदारों के साथ कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग गलत कनेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल सरदारों के हाथ से निकल चुकी है कहानी। ये सरदारों के हाथ से सन 2003 में निकल चुकी थी कहानी, ना सरदारों के हाथ में कुछ है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल फोर्स है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे हालात में बहुत बार आजमाया हुए फार्मूले किए हैं। वो इस वक्त वो बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत में, वो इस प्रोसेस को आगे की तरफ मूव कर सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसे एक बड़ा वसी तजर्बा है हुकूमत करने का, वो इस सारे प्रोसेस में आ सकती है। लेकिन अगर आप ये बात कहते हैं कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब कई बार कह चुके हैं कि हम इस मामले को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, हम नेगोशिएट कर सकते हैं, तो वो भी इस सारे प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रहनुमा कि जिनसे बात की जा सकती है, जिनको इस पूरे, अगर हम एपीसी बुलाने की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जनाब एपीसी बुलाई जाए, इसका मतलब देखिए खबरों को रोक देने से नहीं है। हाँ, खबरों को दुरुस्त तरीके पर आने पर बात ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप खबर को मुकम्मल तौर पर रोक देते हैं तो फिर मसाइल होते हैं। और फिर ये जिस तरीके से पठान भाई जैसे लोग काम करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं। खबर को आने दीजिए, लेकिन उस खबर को आने के साथ साथ इस मसले को पुरअमन तौर पर हल करने की कोशिश कीजिए। पॉलिटिकल प्रोसेस जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ये बड़ी बड़ी सियासी जमातों को वहाँ बिठाइए, उनसे कहिए कि जनाब आपको ही ये मसला हल करना है, क्योंकि आपकी ही हुकूमत रही है, मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर हुकूमत रही है, जमीयत उलमा इस्लाम एक अरसे तक यहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर हुकूमत में रही है। तो इन सब को आपको आगे मूव कर इन्हें उस सियासत के अंदर करना पड़ेगा। तब तक हम इन चीज़ों में उलझते रहेंगे। एक वाक़या फिर मज़ीद बटरफ्लाई इफेक्ट्स पैदा करेगा। बटरफ्लाई इफेक्ट्स समझते हैं ना कि मिसाल के तौर पर वो तितलियाँ जो होती हैं वो एक फूल पर बैठती हैं, उसके रस को अपने जो विंग्स होते हैं, अपने पाँव जो होते हैं उसमें वो रखती है। वो रख कर वो जब दूसरी जगह जाकर बैठती है तो उसकी वो जो उस फूल से उसने रस उसके पैरों में लग गया होता है, वो दूसरी जगह जाकर लग जाता है, तो इसके इम्पैक्ट्स आना शुरू होते हैं। और इसी इम्पैक्ट्स को ख़त्म करने के लिए आपको इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। बाकी जो प्रोपेगेंडा है उसको रोकने के लिए ज़ाहिर है आपकी एक अपनी पॉलिसी हो सकती है कि क्या मामला करने और किस तरीके से करने, लेकिन हल
सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर है और ये सियासी डायलॉग्स हैं कि इन्हें इंगेज किया जाए। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जनाब नारंग बलोच बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो बात नहीं कर सकती हैं, वो बात नहीं करती हैं, वो तो बस प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करती हैं। हाँ ठीक है, ऐसे मौके पर ऐसे प्रेशर ग्रुप्स ही आते हैं, लेकिन इन प्रेशर ग्रुप्स को डील करने के लिए एक मेथडोलॉजी थी। मिसाल के तौर पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी एक प्रेशर ग्रुप है, इसी तरीके से नारंग बलोच भी एक प्रेशर ग्रुप है। सियासत में प्रेशर ग्रुप्स भी डेवलप होते रहते हैं और फिर पॉलिटिकल जमातें भी होती हैं, लेकिन इन प्रेशर ग्रुप्स को जब आप पॉलिटिकली जमात में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो उस मुल्क के लिए बेहतर होता है। प्रेशर ग्रुप्स हर जगह बनते रहते हैं, मुख्तलिफ मजहबी हवालों से प्रेशर ग्रुप बनते रहते हैं। आपने बहुत सारे मसालिक के प्रेशर ग्रुप्स देखे होंगे, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के हवाले से अपने प्रेशर ग्रुप्स देखे होंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ नेशनलिस्ट बेसिस पर प्रेशर ग्रुप्स बनते रहते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि दूसरी और पॉलिटिक्स होती नहीं है, तो यहाँ पर या तो कौम की पॉलिटिक्स होती है या फिर फ़िरके या मज़हब की बुनियाद पर पॉलिटिक्स होती है। ज़्यादातर ज़ाहिर डिपेंडेंसी उसी पर होती है कि जनाब वो ही हो। नज़रियाती अगर दीगर पॉलिटिक्स की आप बात करें कि भाई कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हों जो पूरे मुल्क के अंदर वो निज़ाम काम करना चाहते हैं, उस तरह की आइडियोलॉजी तो यहाँ पर मौजूद नहीं होती है। अब इन तमाम ज़ाहिर जो प्रेशर ग्रुप मुख्तलिफ नेशनलिटी की बेसिस पर बनते हैं या फ़िरक़ों की बुनियाद पर बनते हैं, इनसे भी पॉलिटिकली इंगेजमेंट के ज़रिए ही आप किसी सोल्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं। आप देखिए कि एक वक्त था कि आपने TLP के साथ भी गुफ्तगू की, ये वक्त ऐसा है कि आप महारंग से या दीगर लोगों से या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से, देखिए एक वक्त था ना कि आपने गुफ्तगू की और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने जब अपना जिरगा बुलाया तो उस जिरगे में तमाम सियासी जमातें गई और उस तमाम सियासी जमातों की वजह से वहाँ पर एक समझिए कि उस जिरगे को आप APC का नाम दे दीजिए और उस APC की बुनियाद पर बात आगे बढ़ी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक डायलॉग्स की ज़रूरत है और डायलॉग्स में मुझे हैरत होती है इस बात की कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को इस प्रोसेस से क्यों दूर रख रही है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में होते हुए हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो या दीगर सियासी जमातें हों। इन सबको एक प्लेटफार्म पर लाकर आपको उनसे गुफ्तगू करनी होगी और उन्हीं के थ्रू आपको मसले का हल करना पड़ेगा, वरना इसमें शिद्दत आती आएगी। अभी तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह के बाद।